हम लोग आज त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे सारणिक के अंतर्गत। पिछले क्लास में हम लोग सारणिकों के गुणधर्म पर चैप्टर 4.2 बनाए थे और यहाँ पर हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करना सीखेंगे डिटर्मिनेंट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि त्रिभुज के 3 शीर्ष यदि हो, यहां पर पहले लिखेंगे ये माना कि किसी त्रिभुज का शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। हम लोग एक सूत्र पढ़े थे 10 क्लास में 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 वर्ग इकाई यानी स्क्वायर यूनिट। हम लोग 10 क्लास में इस सूत्र का प्रयोग हम लोग किया है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग को सारणिक के रूप में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसको ऐसे, डिटर्मिनेंट लगा देंगे। पहला जो ये बिंदु का नियामक है उसे पहला लाइन में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा बिंदु का नियामक है उसके नीचे दूसरा लाइन में लिखेंगे और तीसरा बिंदु का जो नियामक है उसे तीसरा लाइन में लिखेंगे x3 y3। तीसरा स्तंभ जो बच रहा है उसको 1 1 1 कर देंगे और इसका हम लोग विस्तार करेंगे तो इतना ही मिलेगा हमको जितना ये है। ठीक है, देख लीजिए। जैसे हम यहां पर देखिए x1 x2 x3 आपका x1 x2 x3 जो है वो पहला स्तंभ है। तो पहले स्तंभ के सापेक्ष हम लोग विस्तार करके देखते हैं कि इतना मिल रहा है कि नहीं, तो एकदम ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो देखिए x1 जब हम लोग लेंगे x1 जब हम लोग लेंगे तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, हमको मिलेगा ये। तो क्या मिलेगा y2 माइनस y3। देखिए मिल रहा है, इसका चिन्ह होता है माइनस, तो यहाँ पर प्लस है लेकिन अदला बदली यहाँ पर किया गया है, इसके चलते ये प्लस हो गया है। लेकिन हम माइनस पर देखते हैं, चलिए देख लेते, लिखिए देते हैं। देखिए x1 y2 माइनस y3 प्लस माइनस x2, क्योंकि x2 का चिन्ह माइनस होगा तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो y1 1 y3 1 मिलेगा। तो ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो y1 माइनस y3 हो जाएगा। चलिए फिर अगला वाला का चिन्ह होगा प्लस x3, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, यही मिलेगा हमको y1 माइनस y2। आप लोग देख रहे हैं कि सेम टू सेम यही मिला है। यहां पर थोड़ा सा अंतर है चिन्ह का, तो इसमें हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे तो y3 माइनस y1 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। वही चीज यहां पर लिखा गया है, माइनस को प्लस कर लिया गया है सूत्र में, लेकिन विस्तार ठीक इतना ही ये भी मिलेगा। इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। जैसे मान लीजिए त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए गए हैं 1 2 3 0 और 5 2। तो
त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 डिटरमिनेंट, पहला वाला बिंदु लिखिए पहली लाइन में, दूसरा वाला बिंदु दूसरी लाइन में हो जाएगा, तीसरा वाला बिंदु तीसरी लाइन में लिखेंगे, और लास्ट वाला स्तंभ जो है वो 1 1 1 कर देंगे। बहुत आसान है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, बहुत आसान है। चलिए तो यहां पर हम लोग देखते हैं 1/2, विस्तार चलिए करते हैं। यहां पर हम लोग स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं, वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। चलिए 1 इंटू क्या मिला, देखिए इस कॉलम को इस रो को छोड़ देंगे तो ये 4 मिलेगा, पहले विकर्ण का गुणा करेंगे तो 0, फिर उसके बाद 2 इंटू 1 2, फिर अगला वाला का चिन्ह होता है माइनस, ये C1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं तो ये कॉलम ये रो, हमको मिला 2 1 2 1, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 - 2, फिर अगला वाला का चिन्ह होता है प्लस 5, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये मिल रहा है 2 - 0, वर्ग इकाई लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1/2 कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो यहां पर देखिए क्या मिल रहा है, 0 - 2 -2 होगा, -2 से 1 में गुणा होगा -2, फिर उसके बाद 2 - 2 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 × 2 10, 1 इकाई। हमको क्या मिल गया, देखिए तो 10 - 2 8 मिल गया, 1 इकाई इक्वल टू क्या मिला 4 1 इकाई। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें नोट है, पहला पॉइंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए यदि ऋणात्मक मान प्राप्त हो, ऋणात्मक मान किसका प्राप्त हो, क्षेत्रफल का, ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक मान प्राप्त हो तो उसका निरपेक्ष मान लिखा जाता है, लिख लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, निरपेक्ष मान का मतलब ऋणात्मक आया तो उसे हम लोग धनात्मक कर लेंगे, धनात्मक तो धनात्मक होगा ही, निरपेक्ष मान का मतलब वही होता है कि ऋणात्मक को धनात्मक कर देता है, यानी निगेटिव को पॉजिटिव में बदल देता है। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा पॉइंट, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो गणना करते समय धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान लिया जाता है, दोनों मान लिखा जाता है, यानी कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो और उससे किसी हम लोग को अचर का मान निकालने को बोल रहा है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए कि 4 वर्ग इकाई दिया है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर ±4 वर्ग इकाई लिख लेंगे हम लोग और तब उसको हल करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट दिया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो दिया गया
शीर्ष, यानी कि त्रिभुज का जो शीर्ष वर्टेक्स, त्रिभुज का जो शीर्ष होगा एक रैखिक होगा। एक रैखिक का मतलब क्या हो जाएगा? संरेखी, कोलिनियर संरेखी होगा। ये याद रखना है बस। त्रिभुज के क्षेत्रफल में इतना ही है और इसी पर हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे। हम लोग प्रश्नावली 4.3 देखते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, डिटरमिनेंट में पहला बिंदु पहला लाइन, दूसरा बिंदु दूसरा लाइन, तीसरा बिंदु तीसरा लाइन और लास्ट वाला 1 1 1 वर्ग इकाई। और हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि डिटरमिनेंट में यदि किसी भी पंक्ति स्तंभ में शून्यों की संख्या अधिक हो उसी के सापेक्ष विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर हम C2 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 1/2। तो C2 में देखिए इसका चिन्ह माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, तो ये तो दोनों छोड़ देंगे, हम इसको लिखेंगे, इसका चिन्ह माइनस होता है। फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो 1 1 6 1 मिलेगा। लिख देंगे हम लोग वर्ग इकाई। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि निरपेक्ष मान, यदि माइनस आएगा, यदि माइनस मान आएगा तो निरपेक्ष मान लेंगे। 1/2 इंटू -3, ये मिल गया 1 - 6, 1 - 6 वर्ग इकाई। अगला स्टेप क्या है? 1/2 इंटू -3 इंटू -5 वर्ग इकाई बराबर क्या मिलेगा आपको? 1/2 इंटू 15 वर्ग इकाई बराबर 15/2 वर्ग इकाई। दूसरा क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन में दिया गया है 2 7 1 1 10 8। अब इसका भी हम लोग लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, पहला बिंदु पहली लाइन में, दूसरा बिंदु दूसरी लाइन में, तीसरा बिंदु तीसरी लाइन में और फिर 1 1 1 वर्ग इकाई। देखिए इसको एक और तरीका से हम लोग हल कर सकते हैं। पिछला 4 चैप्टर में जो हम लोग पढ़े हैं कि 1 1 1 होता है तो 2 को हम लोग 0 कर लेते हैं, वैसे भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसी को देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग दूसरा तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम कर देते हैं R1 - R2 और R2 - R3 से। क्वेश्चन सेम है, 2 7 1 1 10 8। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्या मिलेगा? 1/2, क्या करना है? R1 - R2, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 7 - 1 6 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। R2 - R3 1 - 1 नहीं, 1 - 10 -9 हो जाएगा, फिर 1 - 8 -7 हो जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा। तीसरा पंक्ति हम लोग उसी तरह लिख देंगे 10 8 1 वर्ग इकाई। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए कि C3 के सापेक्ष हम लोग विस्तार करेंगे, जिसमें 2 शून्य मिल चुका है, प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस होगा। क्या मिलेगा? ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे तो 1 6 -9 -7 वर्ग इकाई। फिर इक्वल टू में क्या मिलेगा? -7 और फिर -54 इक्वल टू क्या होगा? 1/2 -7
प्लस 54 वर्ग इकाई। फिर इसके बाद हम लोग 54 में 7 घटा लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 47, ठीक है, वर्ग इकाई। तो हम लोग लिख लेंगे 47/2 वर्ग इकाई। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। -2 -3 3 2 -1 -8, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, बराबर क्या होगा 1/2 इंटू पहला बिंदु पहली लाइन में कर दीजिए, दूसरा बिंदु दूसरी लाइन में, तीसरा बिंदु तीसरी लाइन में 1 1 1 वर्ग इकाई कर दीजिए क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर यूनिट में होता है। अब जान लीजिए यहां पर भी आप लोग ये संक्रिया कर सकते हैं, R1 - R2 R2 - R3 कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी आप लोग विस्तार कर सकते हैं। तो अपनी बार डायरेक्ट हम कर रहे हैं। चलिए 1/2, चलिए C1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, तो इसका चिन्ह प्लस होता है तो -2 लिखेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 2 1 -8 1 मिलेगा। फिर इसका प्लस चिन्ह होगा, नहीं माइनस, इसका माइनस चिन्ह करेंगे। चलिए तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, -3 1 -8 1 होगा। फिर इसका चिन्ह माइनस होगा, नहीं प्लस माइनस प्लस प्लस होगा, -1, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, -3 -1 -3 1 और 2 1 वर्ग इकाई। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1/2 -2, ये हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 8, फिर -3, ये मिलेगा -3 और ये होगा -8, सूत्र में माइनस होता है तो +8 हो जाएगा। फिर -1 -3 -2 वर्ग इकाई लिख लीजिए। और इसमें भी होगा वर्ग इकाई, साफ साफ लेके चलेंगे। फिर इसके बाद क्या मिलेगा 1/2, चलिए देखिए 8 2 10 हो जाएगा, 10 इंटू -2 -20, फिर उसके बाद 8 - 3 5 हो जाएगा, 5 से -3 में गुणा करेंगे तो -15, फिर -1 -3 -2 -5 और -1 +5 हो जाएगा वर्ग इकाई। इक्वल टू मिलेगा 1/2, ये देखिए कितना हो गया -35 + 5 वर्ग इकाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे -35 + 5 30 हो जाएगा, यानी कि -30 हो जाएगा वर्ग इकाई। इक्वल टू हमको मिलेगा -15 वर्ग इकाई। अब जान लीजिए यहाँ पर ऋणात्मक का क्या है, और हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसका निरपेक्ष मान हम लोग ले लेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 15 वर्ग इकाई। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि ये दिया गया बिंदु संरेख है, सिद्ध कीजिए। हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग नोट में देख चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 के बराबर होता है तो संरेख माना जाता है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और यदि ये शून्य आएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये संरेख है। ये चीज हम लोग 10 क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है तो वो संरेखी होता है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए बिंदु दिया है A B C, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल बराबर, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/2, पहला बिंदु पहली लाइन में लिखेंगे, दूसरा बिंदु दूसरी लाइन में लिखेंगे और तीसरा बिंदु तीसरी लाइन में लिखेंगे।
फिर लास्ट में 1 1 1 कर देंगे, वर्ग इकाई होगा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि हम क्या लिखें, कैसे विस्तार करें, ये ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इसको जोड़ देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होगा, इसको भी जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होगा, यानी इसको जोड़ेंगे, इसका मतलब C1 C2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर एक संक्रिया हम लोग लिख सकते हैं, C1 की संक्रिया कर दीजिए और लिख दीजिए C1 प्लस C2 से। तो चलिए क्या मिला, 1/2 C1 प्लस C2, a प्लस b प्लस सी, अगला भी होगा a प्लस b प्लस सी और अगला भी होगा a प्लस b प्लस सी। ये उसी तरह लिख दीजिए b प्लस सी, c प्लस a प्लस b और लास्ट वाला भी उसी तरह रहेगा। वर्ग इकाई आप लोग देख रहे हैं कि ये C1 से a प्लस बी प्लस सी कमन है, कमन कर लीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी हम लोग कमन कर लेते हैं, तो 1 1 1 मिल जाएगा, b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, फिर 1 1 1 मिल जाएगा हमको, यहाँ पर प्राप्त होगा वर्ग इकाई। और आप लोग देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट में C1 और C3 दोनों समान हैं। आप लोग जानते हैं कि इसका मान क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 हो जाता है। तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी में, तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 वर्ग इकाई हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 मिल चुका है, इसलिए दिया गया बिंदु संरेखी है, हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए दिया गया बिंदुएं संरेखी है। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि दिया रहेगा और उससे हमें किसी चीज का मान निकालना होगा, तो उस समय उसका जो चिन्ह होगा हम लोग दोनों लेंगे, प्लस और माइनस दोनों लेंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर तीसरा का पहला क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, बिंदु शीर्ष नियामक दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, उसी तरह k0 4 0 0 2, लास्ट वाला 1 1 1 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस 4 कर देंगे, इक्वल टू 1/2। और यहां पर देखिए विस्तार करते हैं किसके सापेक्ष, C2 के सापेक्ष, माइनस प्लस माइनस, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, k1 4 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए तो क्या मिला हमको, प्लस माइनस 4 इक्वल टू 1/2 इंटू -2 k माइनस 4। ठीक है, ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या मिलेगा, प्लस माइनस 4 इक्वल टू माइनस k माइनस 4। तो माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस k प्लस 4 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे कि पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, पहले पॉजिटिव चिन्ह लेने पर k का मान 1 मिलेगा हमको, तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, केवल इधर वाला सेम रहेगा उसी तरह। तो k को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, 4 को इधर लेके जाएंगे, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। और नेगेटिव चिन्ह लेंगे, नेगेटिव चिन्ह लेने पर तो यहां पर नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो यहां पर -4 लिखेंगे और RHS उसी तरह रहेगा, माइनस k प्लस 4। k को इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, 4 को इधर लेके जाएंगे तो 4 प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 8। इसलिए हम लोग k बराबर लिख सकते हैं 0 और 8, यही आपका आंसर होगा। 3 का 2, इसमें भी वही काम करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें भी दिया है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 -2 0 0 4 0 k 1 1 1।
त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है ±4 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर देखिए हम लोग C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे क्योंकि C1 में 2 जीरो है और इसका चिन्ह प्लस होता है। ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे तो 4 1 K1 मिल रहा है ±4 इक्वल टू 1/2 इंटू में क्या मिल गया -2 4 -K। चलिए क्या मिला +-4 इक्वल टू ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, फिर वही मिला -4 + K, सेम टू सेम मिला, यही मिल गया रिजल्ट, उसमें भी आंसर तो सेम आएगा। तो यहां पर लिखेंगे पॉजिटिव चिन्ह लेने पर पॉजिटिव चिन्ह लेने पर 4 बराबर मिलेगा -4 + K। 4 को इधर करेंगे इक्वल टू K, इसलिए K बराबर 8 मिल गया। और निगेटिव चिन्ह लेने पर ये -4 हो जाएगा इक्वल टू -4 + K हो जाएगा। तो ये -4 को इधर कीजिए +4 हो जाएगा इक्वल टू K, इसलिए K बराबर 0। तो K का 2 मान मिला हमको, तो लिख सकते हैं इसलिए K बराबर 0 और 8। यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि आसानी से बना लेंगे। ये 4 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें 2 बिंदु दिया है, हम लोग तीसरा बिंदु मान लेंगे तभी हमको समीकरण प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें चर वाला कोई बिंदु मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिख लेंगे कि माना कि कोई बिंदु XY है, और तब लिखेंगे इसलिए बिंदुओं 1 2 3 6 और कर दीजिए और 3 6 को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु XY है। अब ध्यान दीजिए यहां पर कि ये वाला लाइन हम नहीं भी लिख सकते थे, यहां पर हम लोग लिख देंगे कि माना कि बिंदुओं इतना को मिलाने वाली रेखा पर कोई अन्य बिंदु XY है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हमको 3 बिंदु प्राप्त हो गया और हमको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इसका मतलब कि क्लियर है, स्पष्ट है कि ये तीनों बिंदु एक रैखिक है। इसी के चलते यहां पर लिखा गया है कि को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु XY है, इसीलिए लिखा गया है, क्योंकि रेखा का समीकरण तभी प्राप्त होगा जब वो एक रैखिक होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसलिए बिंदुएं कौन 1 2 3 6 और XY क्या होंगे, संरेखी होंगे, चाहे संरेख होगा। ठीक है, तो चलिए, तो क्या होता है, संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे 1/2 1 2 3 6 और XY, लास्ट वाला हम लोग 1 1 1 कर देंगे इक्वल टू 0। यहां पर आप लोग चाहेंगे तो प्रारंभिक संक्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इसमें 2 0 हम लोग कर लेंगे, या डायरेक्ट भी विस्तार कर सकते हैं। तो डायरेक्ट विस्तार कीजिए, आपको क्या मिलेगा 1 क्या मिल जाएगा, देखिए अब की बार डायरेक्ट लिख रहे हैं 1, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो, ये बच रहा है 6 - y मिल रहा है, फिर -3, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम 2 1 y1 मिल रहा है तो 2 - y मिलेगा, फिर इसका चिन्ह होता है प्लस, तो ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो 2 - 6 मिलेगा। चलिए इक्वल टू 0।
1/2 को उधर कर देंगे 0 हो जाएगा। यहां पर क्या मिलेगा हमको 6 माइनस वाई, माइनस से गुणा कर दीजिए, -6 प्लस 3y प्लस 2x माइनस 6x, यहां पर ध्यान दीजिए इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान दीजिए 6 और 6 खत्म, 3y माइनस y 2y हो गया, 2x माइनस 6x माइनस 4x इक्वल टू 0। तो यहां पर 2y बराबर मिल गया हमको 4x, 2 से ये 4 कट जाएगा, यानी हमको मिलेगा y बराबर 2x। यहां पर हम लोग लिख देंगे यही अभीष्ट समीकरण। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी दिया है कि सरणिकों का प्रयोग करके 3, 1 और 9, 3 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग भी यहां पर उसी तरह लिखते हैं जैसे पहले बताए थे। माना कि बिंदुओं कौन कौन दिया है, 3, 1 और 9, 3 को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु x, y है, यानी कि तीनों बिंदु एक रैखिक है। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे कि इसलिए बिंदुएं कौन कौन 3, 1, 9, 3 और x, y क्या है, संरेखा है। चलिए तो यहां पर क्या मिलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 मिलेगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है वो लिख लीजिए, 3, 1, 9, 3 x, y 1, 1, 1 इक्वल टू 0। ठीक है, विस्तार करते हैं यहां पर C1 के सापेक्ष। तो पहला 3 मिलेगा, इसका चिन्ह प्लस है, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, 3 माइनस y, फिर अगला वाला का चिन्ह माइनस होगा, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम 1 माइनस y, फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होगा x का, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। हम लोग 1/2 को उधर कर देंगे 0 हो जाएगा। ये क्या मिलेगा 9 माइनस 3y, ये मिलेगा -9 प्लस 9y। ठीक है, और ये मिलेगा 1 माइनस 3 -2 में प्लस x से गुणा करेंगे -2x इक्वल टू 0। यहां ध्यान दीजिए 9y माइनस 3y 6y माइनस 2x, ये 9 और 9 खत्म हो गया है। तो हमको यहां पर मिलेगा 2x को उधर कर देंगे तो 6y बराबर हमको 2x मिल जाएगा, 2 से 6 3 बार में डिवाइडेड हो जाएगा, तो x बराबर मिलेगा हमको 3y। लोग लिख देंगे यही अभीष्ट समीकरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया है कि यदि 6, 2, -6, 5, 4 और k 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन ऊपर हम लोग 3 में बनाए भी हैं, फिर से देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये 5 नंबर क्वेश्चन। हम लोग लिख लेंगे 6 को क्या कह दिया गया है, पहले 6 लिखिए। 6 बराबर हो जाएगा आपका 2 - 6, अगला है 5, 4 और अगला है k 4। और यहां पर हमको दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35 वर्ग इकाई दिया है, तो 35 को हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करेंगे डिटरमिनेंट वाला, 2 - 6 5, 4 k 4 1, 1, 1 इक्वल टू प्लस माइनस 35 1/2। चलिए विस्तार करते हैं C1 के सापेक्ष। तो ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे 4 - 4, अगला वाला का चिन्ह माइनस होगा, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे -6 - 4,
फिर अगला वाला का चिन्ह प्लस होगा k का, तो ये कोलून और ये रो छोड़ेंगे तो -6 -4 इक्वल टू ±35। यहां पर हमको क्या मिल गया, आप लोग देख सकते हैं 4 - 4 0, ये होगा -10 और -5 तो हो जाएगा +50, ये -10 प्लस के यानी कि -10k इक्वल टू ±35। ठीक है, 1/2 हमको मिल गया 50 - 10k इक्वल टू ±35, या हमको देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 - 5k हो जाएगा इक्वल टू ±35। यहां पर हम लोग पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर हमको क्या मिलेगा, 25 - 5k इक्वल टू 35। 35 को इधर लेके आएंगे, 5k को उधर लेके जाएंगे, हमको क्या मिला, -10 इक्वल टू 5k, इसलिए हमको k बराबर क्या मिला, -10/5 इक्वल टू -2। फिर निगेटिव चिन्ह लेने पर, टेकिंग नेगेटिव साइन, क्या मिलेगा हमको, देखिए यहां पर 25 - 5k इक्वल टू -35, क्या मिलेगा देखिए 25 और उसको इधर कर दीजिए +35 इक्वल टू 5k, या ये मिल जाएगा 60 इक्वल टू 5k, इसलिए k बराबर क्या मिलेगा 60/5 इक्वल टू 12। अब यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन में हमको दो आंसर मिला है, हमको k का मान -2 और k का मान 12, तो ऑप्शन नंबर डी हुआ आपका, यही आपका आंसर होगा। हम लोग इस एक्सरसाइज को खत्म कर चुके हैं, इसके आगे हम लोग को पढ़ना है उपसारणिक और सहखंड। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं उपसारणिक और सहखंड, जो हम लोग बोर्ड पर लिख चुके हैं। उपसारणिक और सहखंड, जिसमें पहला पॉइंट है उपसारणिक यानी माइनर, और सहखंड का मतलब होता है कोफैक्टर। ठीक है, तो चलिए उपसारणिक की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि सारणिक के अवयव aij दिया है, वो भी का उपसारणिक जो होता है वो भी एक सारणिक होता है, और वो कैसे प्राप्त होता है, तो दिया गया है कि जो आयवी पक्ष और जेवे स्तंभ जिसमें aij यानी कि ये जो अवयव है स्थित होता है उसको छोड़ने से प्राप्त होता है, उसे हम लोग उपसारणिक कहते हैं। और ये काम हम लोग पीछे वाले चैप्टर में कर चुके हैं 4.1 में। उपसारणिक की सहायता से ही हम लोग 3x3 ऑर्डर के सारणिक का विस्तार करते थे, तो वही चीज है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सारणिक के अवयव aij का उपसारणिक एक सारणिक है जो आयवी पक्ष और जेवे स्तंभ जिसमें aij स्थित है को छोड़ने से प्राप्त होता है। aij के उपसारणिक को mij से सूचित किया जाता है, क्योंकि m जो होता है माइनर का फर्स्ट शब्द यहाँ पर लिया गया है, फर्स्ट वर्ड या m, और mij से सूचित किया जाता है। इसमें एक हम उदाहरण देख लेते हैं। पहले यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि यदि डेल्टा यानी कि सारणिक बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, किसी भी अवयव का उपसारणिक लिखिए। जैसे मान लीजिए हम b2 का लिख रहे हैं, b2 का उपसारणिक यानी किसका हम उपसारणिक लिख रहे हैं, b2 दूसरा पंक्ति में है और दूसरा स्तंभ में है, यानी कि a22 अवयव का, तो a22 लिख देंगे यहां पर b2 का उपसारणिक, या a22 लिख देंगे यहां पर, और यहां पर पहले कर देंगे b2 और यहां पर कर देंगे a22 का उपसारणिक, और यहां पर उपसारणिक का संकेत हमारा हो जाएगा m22। ध्यान दीजिएगा, यहां पर aij के उपसारणिक को mij से सूचित किया जाता है, तो हम जिस अवयव का उपसारणिक लिख रहे हैं उसी अवयव को यहां पर लिखेंगे, लेकिन a की जगह m हो जाएगा, क्योंकि माइनर से सूचित करेंगे
उप सारणी का होता है। तो बराबर हम क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ, आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ जिसमें एआईजे स्थित है को छोड़ने से प्राप्त होता है। तो देखिए आईवी पंक्ति यानी दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ यानी कि दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ देंगे हम लोग, तो क्या मिल रहा है A1 C1 A3 C3, A1 C1 A3 C3। और ये काम हम लोग कर चुके हैं पीछे, याद होगा आप लोग को, इसलिए यहाँ पर कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो ऐसे हम लोग करेंगे और ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, इसलिए याद रखना है, इसमें कोई समस्या नहीं। इसमें चलिए एक चीज और है इसमें कि यदि 3x3 ऑर्डर का कोई सारणिक है तो उसका उपसारणिक उससे एक कम यानी कि 2 ऑर्डर में मिलेगा, 2x2 ऑर्डर में। यदि 4 कोटि का कोई सारणिक है तो उसका उपसारणिक किस कोटि का मिलेगा, 3 कोटि का, क्योंकि एक कम हो जाएगा। उसको लिख लीजिए नोट में, नोट में हम लोग यहां पर एक लिख देते हैं कि n यानी कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि जो कोटि होगा सारणी का वो या तो 2x2 कोटि का होगा या उससे बड़ा होगा। 2x2 कोटि से नीचे वाला नहीं याद रखना है, या तो 2x2 कोटि का या उससे बड़ा। क्रम के सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक n-1 क्रम का सारणिक होगा। याद रखना है इस चीज को, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये सब पूछता है, दे देगा परीक्षा में कि n बराबर 4 यानी कि सारणिक की कोटि n बराबर 4 हो तो इसके उपसारणिक की कोटि क्या होगी, तो 4 से 1 घटा देंगे 3 लिख देंगे। उसी तरह 5 कोटि की होगी तो क्या होगा, 4 होगा, इसलिए याद रखना। चलिए हम लोग सहखंड का परिभाषा भी देख लेते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं हम। सहखंड का जो संकेत होगा, जैसे हम लोग यहाँ पर माइनर का संकेत MIJ लिखे थे, उसी तरह सहखंड का संकेत AIJ होगा, यानी कि एक अवयव AIJ का सहखंड को AIJ से सूचित किया जाता है। और AIJ बराबर देखिए क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, -1 के पावर इन दोनों का योग पावर में है, यानी कि इन दोनों का पंक्ति और स्तंभ, जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में होगा उसका योग उसके पावर में लिखेंगे और जिस स्थान पर होगा और उसको MIJ से गुणा कर देंगे। MIJ का मतलब उपसारणिक से गुणा कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जिस अवयव का हम सहखंड लिखने जा रहे हैं उस अवयव के उपसारणिक में उसके चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको जो मिलेगा वही उसका सहखंड होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, लिख देते हैं कि यदि डेल्टा बराबर हमको दिया गया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 दिया गया है, तो मान लीजिए कि हमको A3 का सहखंड लिखना है। A3 का मतलब कौन सा अवयव हुआ, ये तीसरा पंक्ति में है और पहला स्तंभ में है, तो क्या लिखेंगे A31, ठीक है। A31 कौन सा अवयव है, A3 का सहखंड। इसी सूत्र के अनुसार लिखते हैं, -1 के पावर, ये देखिए A31 का निकाल रहे हैं तो 3 और 1 को जोड़ देंगे यहां पर, और फिर यहां पर MIJ हमको लिखना है, यानी कि इसके A3 का उपसारणिक लिखना है। तो A3 जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, जिस रो में है उसको छोड़ देंगे, यही मिल रहा है हमको, तो हम लोग लिख देंगे B1 C1 B2 C2। बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत खास चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए -1 के पावर ये 4 हो गया, इसको हम लोग कर देंगे B1 C1 B2 C2। इसको हम लोग विस्तार भी कर सकते हैं लेकिन अभी रहने दीजिए इसी तरह। -1 के पावर 4 है, जिसका चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे B1 C1 B2 C2। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कि हम लोग डायरेक्ट भी यदि इसको लिखते, जैसे हम लोग 3x3 ऑर्डर के सारणी को प्रसार करते वक्त लिखते थे चिन्ह को, उसी तरह यहां पर चिन्ह को लिख देना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है।
हम डायरेक्ट यदि A3 का हमें उपसरखंड लिखना है तो A3 के जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, जिस रो में है उसको छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको लिख लेंगे, उसके बाहर उसका चिन्ह लगा देंगे। तो A3 का चिन्ह क्या होगा? प्लस माइनस प्लस, ऐसे भी प्लस आ रहा है और ऐसे भी प्लस आ रहा है। ये थोड़ा सा स्टेप आपका बढ़ाएगा। हम लोग को यदि चिन्ह केवल लिखना था तो हमको यहीं पर लिख सकते थे सरखंड, और हमको इसी के चलते हमको 2 स्टेप और आगे आना पड़ा। इसलिए ध्यान रखना है कि गणना के लिए, गणना के आसान करने के लिए हम लोग को चिन्ह पहले से ही कंठस्थ रखना होगा। और चिन्ह आप लोग जानते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यानी कहीं से भी स्टार्ट कीजिएगा तो प्लस से स्टार्ट होगा। यानी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, चारों कोण वाला प्लस होता है, जो बाकी बचेगा वो आपका माइनस होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्लस, फिर ये प्लस हो गया तो ये माइनस होगा, फिर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, फिर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और ये भी माइनस होगा। ठीक है, और बीच वाला जो है वो प्लस होगा, याद रखिएगा B2 जो है वो प्लस में होगा। तो चिन्ह तो आप लोग को मालूम है ही, तो सरखंड और उपसारणिक आपको मालूम हो गया। इसमें कुछ नोट हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसका नोट हम लोग पहला देख लेते हैं। एक हम यहाँ पर सारणिक लिख चुके हैं, इसको R1 के सापेक्ष हम विस्तार कर रहे हैं। देखिए लिख रहे हैं R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, अनुदिश विस्तार करने पर, तो ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा हमको। R1 में A1 का क्या चिन्ह होता है? प्लस। इसका उपसारणिक क्या मिलेगा? इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़िए, क्या मिल रहा है? देखिए B2 C2 B3 C3। फिर अगला वाला का चिन्ह क्या होगा? माइनस। फिर यहां पर हम क्या करेंगे, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देंगे, A2 C2 A3 C3, A2 C2 A3 C3। फिर अगला वाला का चिन्ह क्या होगा? C1। ध्यान रखिएगा यहां पर थोड़ा सा, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, A2 B2 और A3 B3। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? देखिए A1 इंटू, इसका चिन्ह प्लस है तो हम लोग इसको प्लस लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं -1 के पावर। ये कौन सा अवयव है? देखिए 1 1 है, A11 है, यानी कि पहला पद और पहले स्तंभ में है, तो इसके पावर में लिख देंगे 1 + 1। ठीक है, और फिर इस उपसारणिक को लिख देंगे B2 C2 B3 C3। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर यहां पर हम लोग प्लस लिख देंगे। ठीक है, B1 लिखेंगे, और इसके लिए हम क्या कर देंगे? -1 के पावर। देखिए B1 कहां है? पहला पद के दूसरा स्तंभ में है, यानी कि ये कौन सा अवयव है? तो A12 है। ठीक है, तो 1 2 है तो पावर में क्या लिखेंगे? 1 + 2। इसका उपसारणिक लिख देंगे A2 C2 A3 C3। ठीक है, सेम इसी तरह इसको भी करेंगे, प्लस C1 और -1 के पावर। देखिए C1 कौन सा अवयव है? तो A13 है, A11 A12 A13, यानी पहला पंक्ति का तीसरा अवयव, पहला पंक्ति का तीसरा अवयव। तो 1 3 करेंगे तो पावर में 1 + 3 हो जाएगा। A2 A3 B2 B3। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक और सूत्र का हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर A1 तो आपका हो गया अवयव, कौन सा अवयव है ये याद रखिएगा, A11। तो यदि अवयव के रूप में इसको लिखना चाहें तो A11 कर देंगे, और इंटू में ये A11 का सहखंड हुआ, क्योंकि इसमें चिन्ह और A11 का उपसारणिक दोनों है इसके साथ में। अभी जो सहखंड का परिभाषा लिखे उसके अनुसार तो यही मिलेगा ना, तो इतना जब मिलेगा तो इसका सहखंड को हम लोग क्या लिखते हैं? A11। फिर प्लस B1, ये कौन सा अवयव है? A12, तो A12 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद ये देखिए चिन्ह और B1 के उपसारणिक दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि इसके सहखंड को हम लोग क्या लिखेंगे? A12, क्योंकि उपसर्खंड को लिखवाए थे आप लोग को कि बड़ा AIJ से सूचित किया जाता है। तो जिस अवयव का हम सहखंड लिख रहे हैं उसी अवयव का सहखंड, यानी कि यही सेम टू सेम इसमें रहेगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस C1 कौन सा देखिए अवयव है? A13 है,
तो यहां पर लिख दीजिए C1 की जगह A13 और ये मल्टीप्लाई इसका सहखंड होगा तो A13। आप लोग देख रहे हैं यहां पर एक सूत्र का हम लोग निर्माण कर चुके हैं कि किसी भी सारणिक का विस्तार यदि होगा हम लोग सहखंड की सहायता से भी कर सकते हैं। तो R1 के अनुदिश देखिए यहां पर A11, A12, A13 जो है ये और ये है, यानी कि R1 का अवयव है और उसके संगत सहखंडों के साथ गुणा किया गया है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए डेल्टा का विस्तार उसके किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के साथ संगत सहखंडों के गुणनफल के योग से प्राप्त होता है, के योग से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा यहां पर डेल्टा का विस्तार यानी कि इसका विस्तार जो होगा हम लोग पीछे वाले एक्सरसाइज में कैसे किए थे, R1 के सापेक्ष C1 के सापेक्ष ऐसे हम लोग विस्तार कर लेते थे, उस सारणी में तोड़ करके उसे हम लोग 2 into 2 ऑर्डर में बदल करके फिर उसका विस्तार करते थे हम लोग। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यदि उसके किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ के सापेक्ष हम लोग यदि विस्तार कर रहे हैं तो उसके अवयवों को उसके संगत सहखंडों के साथ गुणा करके जोड़ देंगे तो हमको उस सारणी का विस्तार प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि R1 के अनुदिश हम विस्तार कर रहे हैं और उसमें R2 के सहखंड से गुणा कर दिए हैं तो उस सारणी का मान 0 होगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख देते हैं कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के साथ किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के सहखंडों के साथ, ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं, यदि किसी पंक्ति के स्तंभ के अवयवों के साथ किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के सहखंडों के गुणनफल कर दीजिए, के गुणनफल चाहे गुणनफलों का योग 0 होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग लिख देंगे यहां पर, जैसे मान लीजिए A11 पहला पंक्ति का हम लोग लिख रहे हैं अवयव A11, A12, A13, ठीक है। और दूसरा पंक्ति के सहखंड से गुणा करते हैं, दूसरा पंक्ति का सहखंड क्या होगा A21, A22, A23, और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसके बराबर 0 मिलेगा, याद रखिएगा। तो इसके पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे, यदि ये और ये दोनों सेम होगा तो उस सारणी का मान हमको प्राप्त होगा, और यदि ये और ये दोनों भिन्न होगा तो उस सारणी के, ऐसे जब हम लोग सारणी का विस्तार करेंगे इस रूप में तो उसका मान 0 हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट 0 लिख देंगे देख करके। तो ये क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर में पूछता है बहुत बार, ये दे देगा और पूछेगा कि इसका मान ज्ञात करें। तो वहां पर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, पहले हम लोग देख लेंगे यहां पर कि ये दोनों सेम है। तो देख लीजिए, जैसे यहां पर हम लोग दोनों सेम मिला था, 1 1 है तो ये भी 1 1 है, ये 1 2 है तो ये भी 1 2 है, ये 1 3 है तो ये भी 1 3 है, तो ये सारणी का विस्तार है।
लेकिन ये सारणी का विस्तार नहीं है, क्योंकि ये सारणी का विस्तार जब ऐसे करेंगे तो जीरो हो जाएगा। किसी भी सारणी का हम लोग विस्तार करेंगे ऐसे तो जीरो हो जाएगा। इस पर एक हम लोग उदाहरण भी देख लेंगे। तो ये तो पहला था। जैसे मान लीजिए हम R2 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, A21, A22, A23, और इसमें हम तीसरा पद के सरखंड के साथ गुणा करेंगे, यानी कि A31, A32 और A33। तो और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसका भी योगफल शून्य मिलेगा। इसी प्रकार अन्य पर भी लागू होगा, यानी स्तंभ पर भी लागू होगा। यदि C1 के सापेक्ष हम विस्तार करते हैं A11, A21, A31 और उसमें दूसरा स्तंभ के सरखंडों के साथ गुणा करेंगे तो उसका भी योगफल शून्य मिलेगा। इस पर हम लोग एक उदाहरण भी देख लेते हैं। आपकी किताब का ही हम उदाहरण लिख रहे हैं, उदाहरण नंबर 22। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं लास्ट ईयर में। 2, 6, 1, -3, 0, 5, 5, 4, -7। इससे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इस सारणी को पहले जैसे विस्तार किए थे वैसे पहले ज्ञात कर लेते हैं, ताकि हमको पता लगे कि जो हम आगे मान निकाल रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो पहले हम लोग इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लोग देखिए लिखते हैं, C1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं पहले, तो 2 होगा। फिर क्या मिलेगा, देखिए ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो 0, 4, 5, -7 मिलेगा। इसका चिन्ह माइनस होता है तो माइनस लिख देंगे। फिर उसके बाद ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 6, 4, 1, -7। फिर उसके बाद इसका चिन्ह प्लस होता है, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, 6, 0, 1, 5। ठीक है, इसका विस्तार कर लेते हैं पहले। तो 2 इंटू क्या मिलेगा, 0, -20, फिर ये प्लस मिलेगा 3, ये मिलेगा -42, -4 प्लस ये क्या मिलेगा 30 -0। चलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे 0 से 20 घटेगा तो -20, -20 से 2 से गुणा करेंगे -40। फिर यहां पर देखिए 42 और 4 कितना हो गया 46 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। 6 इंटू 3 18, 1 हो गया। 4 इंटू 3 12 और 1 138। फिर उसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो क्या मिला देखिए, तो 150 माइनस 178। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया यहां पर -28। अब हम लोग आगे जब उस विधि से सारणी का विस्तार करेंगे तभी इतना आएगा तो कहेंगे कि सही है, नहीं आएगा तो कहेंगे कि वो सूत्र सही नहीं है। लेकिन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अब देखिए हम क्या करते हैं, R1 के अनुदिश विस्तार करने के लिए R1 जो ये अवयव है उसका सहखंड लिखेंगे, अवयवों का सहखंड। क्या क्या होगा देखिए, R1 के अवयव क्या क्या होते हैं, A11, A12, A13। इसके सहखंड, इसका सहखंड क्या होगा, A11 होगा। क्या करते हैं, तो A11 ये मेरा अवयव है, इस कॉलम इस रो को छोड़ देंगे, इस उपसारणी को लिखेंगे 0, 4, 5, -7 और इसके चिन्ह को इसके साथ लगा देंगे। तो चिन्ह इसका प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा तो छोड़ देंगे इसको। आगे चलेंगे हम लोग, क्या मिलेगा 0 - 20 बराबर -20। उसी तरह A12 का हम लोग करेंगे। A12 का मतलब इसका ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, क्या मिलेगा 6, 4, 1, -7। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके चिन्ह को इसके साथ गुणा कर लेंगे। हम लोग जानते हैं कि -3 का यानी कि इस अवयव का चिन्ह जो होगा प्लस माइनस होता है तो इसमें हम लोग माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो फिर यहां पर क्या लिखेंगे -42 -4। तो -42 और 4 -46 और माइनस कितना हो जाएगा 46। ठीक है, और A13 लिखेंगे। A13 मतलब R1 के तीसरा अवयव का सहखंड। तो तीसरा अवयव का चिन्ह प्लस होता है तो प्लस नहीं लिखेंगे, छोड़ देते हैं। ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, 6015 मिलेगा। तो 6015 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 30 - 0 बराबर 30। अब हम लोग देखिए उस सूत्र का प्रयोग करते हैं।
तब हम लिखेंगे कि इसलिए डेल्टा बराबर A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A11 का मान हमारा क्या है 2 और A11 का हम लोग का समीकरण क्या मिला है -20। फिर A12 क्या है मेरा -3 और A12 हमको क्या मिला है 46। A13 मेरा क्या है 5 और A13 यानी सहखंड हमको क्या मिला है 30। चलिए तो क्या करेंगे -40 और ये अभी हम लोग गुना किए थे -138 प्लस 150। देख लीजिए सेम टू सेम वही मिला। अब आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा कि हम लोग ऐसे भी इस सूत्र से भी हम लोग सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होगा उससे, क्योंकि इसमें हम लोग को सहखंड पहले निकालना होगा और सहखंड निकालने के बाद सूत्र लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरे इसी में R1 के अवयव में दूसरे पंक्ति के सहखंड को गुणा करते हैं तो क्या मिलता है वो भी देख लेते हैं। एक देख लेते हैं, चलिए R2 के अवयवों का सहखंड लिखते हैं। तो R2 के अवयव क्या क्या होता है, देखिए R2 के अवयव होता है A21 A22 A23। तो इसका सहखंड क्या होगा A21 होगा और देखिए इसमें A21 क्या है 6 है, तो इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़िए और इसका चिन्ह क्या होता है ध्यान दीजिएगा A21 यानी कि 6 का चिन्ह क्या होगा माइनस, और ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो -3 5 5 -7 -3 5 5 -7 मिलेगा। A22 का लिखेंगे तो इसका चिन्ह क्या होता है माइनस प्लस। ठीक है, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो 2 5 1 -7 2 5 1 -7 और ये 2 3 A23 बराबर क्या लिखेंगे, देखिए A23 का चिन्ह माइनस होता है, इसका चिन्ह माइनस होगा तो ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे 2 -3 1 5। ठीक है, अब विस्तार कर लेते हैं इसको 21 -25। तो चलिए ये -4 हो गया, माइनस से गुना होगा तो +4 हो जाएगा। यहां पर देखिए -14 प्लस -5 इक्वल टू -19। ये हो गया -10 और -+3 इक्वल टू -13 मिल गया। अब हम लोग R1 के अवयव के साथ इस सहखंड को गुणा करते हैं यानी कि भिन्न में, तो देखते हैं कि 0 हो रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे कि इसलिए डेल्टा बराबर, देखिए R1 के अवयव हम लिख रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा R1 के अवयव लिखे हैं, इसमें सहखंड करेंगे दूसरा पंक्ति के सहखंड से A22 A23 और इसको हम जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो A11 का मतलब 2 है और A21 हमको क्या मिला 4, A12 है हमारा -3 और A22 हमको मिला है -19, A13 हमको मिला है 5 और A23 हमको मिला है -13। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या लिखेंगे 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 57 होगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 65। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या मिला 57 और 8 65 होता है, -65 इक्वल टू 0। आगे ऐसे ही यदि आप लोग निकालेंगे तो ऐसे ही प्राप्त होगा। यदि किसी भी पंक्ति के अवयवों के साथ किसी अन्य पंक्ति के सहखंडों को गुणा करके जोड़ेंगे तो उसका मान इसी तरह 0 मिलेगा। इसी तरह ये नियम जो होगा वो स्तंभों पर भी लागू होगी। आज आप लोग इस चीज को थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिए, कल हम लोग इस पर जो एक्सरसाइज दिया है वो एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।